खुलेआम बाबा सब कह रहा है। एक बाबा पता नहीं कौन है, अंधा बाबा है, वो कहता है करंट नहीं लगता है जनेऊ पहनने। नहीं, मैंने कल लिखा था कि थोड़ा टेस्टिंग इसी बाबा पे होना चाहिए, करंट लगता है कि नहीं लगता है। जनेऊ पहनने में भी कैटेगरी है, कौन किस तरह का जनेऊ पहनेगा ये भी डिफाइंड है। कौन 4 धागा, कौन 5 धागा, कौन 3 धागा, कौन पीला रंग का, कौन सफेद रंग का, ये भी समझिए। अब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो देख के पता लग जाए कि कौन जात का है। नहीं, वो उसमें 3 धागे का रहेगा ना तो पता लग जाता है कि वैसे को 3 धागे का पहनना है। जी, इतना बड़ा साइंटिस्ट है ये लोग। जैसे आप इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है, नहीं 1 रुपया डालो उस पर, वो 1 रुपया नहीं डलवाता है। वो टेस्टिंग मशीन है, लैब है, ये एम्स से पढ़ के आया है, IIM से पढ़ के आया है, देखते हैं क्या करता है। साइंस पढ़ा है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया वो डाल दिया उस पर और नमस्ते कर लिया, वो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन गया है, लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है, इसका टेस्टिंग करता है। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि RSS को नहीं समझे। सब इस देश में जितने खुराफात हो रहे हैं उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन आपको RSS से मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जो वोट का अधिकार है ये एक दिन में नहीं मिला है। पहले 1909, 1919, 20 साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1935 का एक्ट जिसको बेसिस पे संविधान आगे बढ़ा बना, फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। तो संविधान लागू होने से पहले जो वोट का अधिकार था सबको नहीं था। उस पर शिक्षा और संपत्ति के 2 क्राइटेरिया होते थे कि आपको इतना शिक्षित होना है और इतना टैक्स पे किया है। वो आंकड़े आप देख लेंगे, हम सिर्फ आइडियाज पे बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जब साउथ बोरो कमेटी आई 1919 में, तो वो पहला एक पब्लिक अपीयरेंस है डॉक्टर अंबेडकर का। लिखित दस्तावेज भी उन्होंने दिए, मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया और कमीशन के सामने पेश हुए और मौखिक बात भी कही उन्होंने। आप पढ़िए, वो सब किताब में अवेलेबल है। और मेरी अभी एक किताब आई है अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, वो दस्तावेज मैंने डाल दिया उसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप हजारों साल से, और अंग्रेजों की भी उन्होंने आलोचना की कि जब आप दलितों को पढ़ने ही नहीं देते हैं तो उससे शिक्षा संबंधी योग्यता की अपेक्षा क्यों करते हैं? जब उनके लिए पैसे कमाने के रास्ते बंद हैं, दलित व्यापार नहीं कर सकते हैं, दुकान नहीं खोल सकते हैं, तो धन की जो योग्यता है उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? और एक आम व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है उसमें इतना व्यवहारिक ज्ञान होता ही है कि अपने आसपास की समस्याओं, यह हमने देखा है गांव में, आप चल के देखें तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझ बहुत होती है, अपने आसपास की समस्याओं को बेहतर समझ सकता है और बेहतर तरीके से रख सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कई बार ऐसा नहीं कर सकता है। तो शिक्षा 2 धारी तलवार है, वो कहते हैं। बोले पढ़े लिखे लोग तो रहे यहां पे, लेकिन इतना अत्याचार भी होता रहा ना, जितने जुल्म हुए दलितों पर, वो तो पढ़े लिखे लोग तो थे ही, अभी भी है। तो शिक्षा किसको और कैसे दे रहे हैं इस पे निर्भर करेगा कि शिक्षा का क्या इस्तेमाल करेगा। अगर वो खराब आदमी हुआ तो दूसरे पर अत्याचार करेगा, उसका पैसा ठगेगा, उसको केस में फंसाएगा। और व्यक्ति अच्छा हुआ तो उस शिक्षा का इस्तेमाल मानवीय विकास के लिए करेगा, मानवता के लिए करेगा। ये बात सही भी है कि
सबसे ज़्यादा खूंखार जातिवाद तो आपको मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, सबसे खूंखार। यह कारण नहीं है कि IITs और मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे सुसाइड करते हैं, बहुत खूंखार तरीका है उसका। अरे गांव में तो झगड़ा भी करता है तब भी चौक पे बैठ के दोनों तंबाकू खा लेता है साथ मिलके, 10 दिन बाद फिर बैठ के तंबाकू खाता मिलेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो महीन काटते हैं, महीन, है ना। आपकी दिमाग की नसें तो ऐसे हाई वोल्टेज टेंशन में ले जाएगा और इतना ले जाएगा कि आप नसें फट जाएंगे, इसीलिए बच्चे सुसाइड करते हैं। नीट का जितना पेपर लीक हो रहा है, पेपर चोर, ये सब पढ़े लिखे लोग ही। 20-22 बच्चे कितना सुसाइड किए हैं, आपके सामने हैं। अब तभी निर्लजता से लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को माफ़ करिए। अरे बच्चे माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, आप माफ़ी मांगो देश से। 152 पेपर लीक्स, और राम मंदिर में वो क्या कहते, पैसा भी, चंदा भी लीक हो रहा है। तो पढ़े लिखे, ये पूरा आर्गुमेंट था उनका। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको वोटिंग राइट मिला है वो एक लंबी प्रक्रिया का संघर्ष है, तब जाके आपको एडल्ट फ्रेंचाइजीज मिला है। वयस्क मताधिकार एक दिन में नहीं आया है, वो तकरीबन 40-50 साल का संघर्ष है, तब मिला है। जब आज़ाद हुआ भारत, संविधान सभा में भी इस पर बहुत बहस हुई। ये कुछ शिक्षा संबंधी कंडीशन रखना चाहिए, प्रॉपर्टी संबंधी रखना चाहिए, बहुत बहस हुई। प्रोफेसर केटी साहब थे जो थे हाउस में, उन्होंने तो ये भी कहा कि MLA MP बनने के लिए भी कुछ एजुकेशनल पैरामीटर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैटेगरिकली डिग्नाइड, और बोले नहीं, सबको वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जो भी एक एज के ऊपर है सबको मिलना चाहिए। बहुत संघर्ष के बाद ये आया। तो मैंने कहा RSS को समझना पड़ेगा। तो RSS क्या इसमें कह रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। ये ऐतिहासिक जगह है, यहीं पे पूरी सब बैठक हुई थी। यही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहते हैं ना इसको। 30 नवंबर 1949 को RSS ने ऑर्गेनाइजर में लेख छापा, आर्टिकल लिखता है और कहता है कि चूंकि यहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसलिए वयस्क मताधिकार से बहुत अधिक होप नहीं किया जा सकता है। ये प्रिंटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वयस्क मताधिकार नहीं रहे तो चलेगा? बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आम लोगों में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में समझ कम होती है। सोचिए जरा सा, कम होती है। इसलिए हम वयस्क मताधिकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये इनका जेनेसिस था, क्योंकि RSS उसी आर्टिकल में लिखता है कि इसमें भारतीयता संविधान में कुछ भी नहीं है और इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। इतनी महान हमारा संविधान था, मनुस्मृति वो बात कर रहा है वहाँ। तो मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। जनेऊ पहनने में भी कैटेगरी है। कौन किस तरह का जनेऊ पहनेगा ये भी डिफाइंड है। कौन 4 धागा, कौन 5 धागा, कौन 3 धागा, कौन पीला रंग का, कौन सफ़ेद रंग का, ये भी समझिए। अब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो देख के पता लग जाए कौन जात का है। नहीं, वो उसमें 3 धागे का रहेगा ना तो पता लग जाता है कि वैसे को 3 धागे का पहनना है। जी, इतना बड़ा साइंटिस्ट है ये लोग। जैसे आप इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है, नहीं? 1 रुपया डालो उस पर, 1 रुपया नहीं डलवाता है। वो टेस्टिंग मशीन है, लैब है। ये एम्स से पढ़ के आया है, IIM से पढ़ के आया है, देखते हैं क्या करता है। साइंस पढ़ा है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया वो डाल दिया उस पर, नमस्ते कर लिया, वो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है, भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन गया है, लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है। इसका टेस्टिंग करता है। तो ये फिलॉसफी मनुस्मृति को जो समझता है, और आप में से मैं जानता हूँ
आप में से बहुत सारे लोग यहाँ सब बड़ी बड़ी बात कहेंगे, और चुनाव के समय जाएंगे तो चाहे बीजेपी से हो चाहे जेडीयू से हो, अपने जात वाले को ही वोट दे के आते हैं। इसीलिए आपका ये हाल है, बुरा हाल है ना। जाएंगे यहाँ से तो सब बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो पटेल जी हैं तो पटेल जी पता लगा कि आप कैसे अब नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देंगे, तो देना है। पासवान जी यहाँ बैठे होंगे तो बोलेंगे कि अब तो चिराग पासवान को देना है, तो जाओ उन्हीं से राइट्स ले लो ना, खत्म हो रहा, जाओ उन्हीं से राइट्स लीजिए ना। वो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वैसे लोगों को, जो आरएसएस को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वोटिंग का जो पूरा चोरी का मामला है वो आरएसएस का फिलॉसफी का पार्ट है। जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोट कट रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा था उससे उसका रिश्ता है, उसी से रिश्ता है। एक बात क्लियर है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। अभी जब से बीजेपी आई है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहा है। खुलेआम बाबा सब कह रहा है। एक बाबा पता नहीं कौन है, अंधा बाबा है, वो कहता है करंट नहीं लगता है जनेऊ पहनने। और एक बाबा है जिसको देखो जब निकलता है बोलता है कि कौन है, परमहंस। ये पप्पू यादव को जो मार्क नहीं आ रहा, क्या करेंगे वो करें। मेरा भी गलवा रहा था। नहीं, मैंने कल लिखा था कि थोड़ा टेस्टिंग इसी बाबा पे होना चाहिए, करंट लगता है कि नहीं लगता है। कोई कहता है संविधान बदल देंगे, कोई मनुस्मृति लागू करो, लेकिन सरकार किसी पे एफआईआर नहीं कर रही, आप सोचिए। इसलिए आप लोगों में से कोई भी अगर आरएसएस बीजेपी को वोट देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही, रोइए मत। फिर मैं तो खुलेआम ताल ठोक के बोलता हूं, इस सब के पीछे आरएसएस है। देश की सारी संस्थाओं पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति किस्तों में लागू कर रहा है। मनुस्मृति लागू करने का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। थाने में जाइए, आपका एफआईआर हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। न्यायालय में जाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। तो मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सजा है ना, अधिकार है। तो ये बात समझिए। जात का नेता, देखिए मर्सिडीज गाड़ी जब बनती है, चाहे कोई भी कार, तो जो कंपनी है मर्सिडीज, वो टायर और ट्यूब सब नहीं बनाती है ना। सीट कोई और बनाता है, टायर ट्यूब कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है, और सबको असेंबल करके और मिलाता है, लगाता है पंच मर्सिडीज। तो आरएसएस अच्छी तरह समझ गया है बीजेपी कि दलित बैकवर्ड लोग जो है ना, बहुजन, ये इसको नौकरी, शिक्षा, पैसा वैसा नहीं चाहिए, सबको नेता बनना है, सबको जात का एक मंत्री चाहिए, है ना। इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, जात का सबको एक एक मंत्री चाहिए। तो सब जात का जो है ना नट बोल्ट इकट्ठा कर दिया है। उधर मांझी हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी आ गए, इधर चिराग पासवान हैं, इधर जयंत चौधरी हैं। सब नट बोल्ट, टायर, सीट कवर सब ये लोग हैं। और सबको मिला के अब मार देता है पंच एनडीए। और एजेंडा किसका चलता है? एजेंडा चलता है आरएसएस का। ये मंत्री लोग अपना ओएसडी भी अपने आप से नहीं रख सकता है, जाकर पता कर लीजिए। एक छोटा ट्रांसफर नहीं करा सकता है, पता कर लीजिए। खाली आप खुश रहिए कि हमारा जात का कितना बढ़िया लाल बत्ती में चल रहा है। बंगला पे गए थे, साहब के बंगला पर गए थे, ये समझ चुका है आरएसएस। इसीलिए आपकी दुर्दशा हो रही है। अभी देश में क्या माहौल है? भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य एक तरफ और मनुस्मृति, संघ परिवार, हिंदू राष्ट्र एक तरफ। दोनों में जब लड़ाई हो रही हो आमने सामने, तीसरा कोई जगह नहीं है। एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए है। आज तक किसी पार्टी ने आरएसएस के लोगों को छोड़कर, बीजेपी के लोगों को छोड़कर
किसी पार्टी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे? किसी ने नहीं कहा। तो जब इंडिया और संविधान एक तरफ और भाजपा हिंदू राष्ट्र एक तरफ, तो एक आप जैसे लोगों को किसके साथ खड़ा रहना चाहिए? नहीं रहते हैं ना सब। कोई पटेल उधर एनडीए में है तो कोई उधर है, जात के हिसाब से वोट देते हैं आप। इसीलिए ये हालत है। मैं तो कल भी मुजफ्फरपुर में 1.5 घंटा बोल के आया हूं। मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए थे मीटिंग में। हमने कहा भाजपा से ये भी चुनाव लड़ेंगे तो 1 लाख खर्चा करके जाके इनको हराने कैंपेन करने जाऊंगा। ये बार बार इस प्रोग्राम में हम कहते हैं, लेकिन तब भी हमारे लोग जगते नहीं है। कितना बढ़िया यहाँ रेखा गुप्ता को वोट दिए थे कूद कूद के। बुलडोजर कहाँ चला? दिए थे कि नहीं? इसमें से बहुत लोग दिया था, मुझे पता है। तो बुलडोजर पहले अभी भी चला, अब बस में जो है बोट बना दिया यहाँ पे, है ना। लो मजे लो। दूसरी बात, बीजेपी आरएसएस को छोड़ दीजिए, बाकी इधर आइए तो मोर और लेस कमोवेश एक समाजवाद का उसमें रूप रहा है। पब्लिक सेक्टर का निर्माण, स्कूल कॉलेज खोलना, बैंक का राष्ट्रीयकरण, दर्जनों कंपनियों को टेक ओवर करना, राज्य तो राज्य स्टेट जहां पे बनाएगा तो उसमें जाहिर है कि रिजर्वेशन वगैरह लागू होंगे। भाई जितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ या पेट्रोलियम का हुआ तो इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सब में, भारत पेट्रोलियम सब में SC/ST को मिला ना पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी। अब तब भी सब कहेगा दोनों एक है। 20 लाख सरकारी ऑफिसर तैयार हुए उसी स्टेट के अफर्मेटिव एक्शन से। एक पेट्रोल पंप वाला, गैस एजेंसी वाला 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। वो स्टेट का एक्शन था। बाबा साहब का आइडिया था ना, राजकीय समाजवाद, कि जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट रखेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे। तो बाबा साहब के बाद नेहरू से लेके राजीव गांधी तक यहां पे कंपनियां बनी कि नहीं बनी? सरकारी बनी ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले ना, मेडिकल कॉलेज खुले ना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले ना, IIM खुला ना। जब खुला तो उसमें सबको एंट्री मिला कि नहीं मिला? ये बात आरएसएस का फिलॉसफी क्या है कि सब लोगों के पास संपत्ति नहीं रही, ट्रस्टीशिप रहना चाहिए। देश के जितने संसाधन है, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो है तो 13 बरस में मोदी साहब ने 28 पुराने जो स्कीम्स थे उनके नाम बदले और रैपिड स्पीड में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट चला गया अडानी के पास। अब तो अडानी इंडियन ऑयल का ही जगह हम लिखे मिलता है मुझे, अडानी इंडियन ऑयल। आओ दलितों हुक्मरान बनना था, तुमको राजा बनना था, सब पेट्रोल पंप अडानी को चला जाएगा, रिजर्वेशन खत्म। जाओ गैस एजेंसी घर घर पहुंचा दिया, प्राइवेट पार्टी को घर घर पहुंचा दिया पाइप से। तो जब घर में पहुंच गया तो फिर सिलेंडर की क्या जरूरत है? खत्म, रिजर्वेशन, जाओ बनते रहो हुक्मरान। तो ट्रस्टीशिप की कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वही तो अडानी के पास हो रहा है प्रॉपर्टी, अंबानी के पास हो रहा है। राज्य की क्या भूमिका होती है? राज्य की भूमिका होती है सिर्फ रोटी नहीं देना, डिग्निटी के साथ जीने के वो तमाम अवसर प्रोवाइड करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और ये क्या कर रहा है? लाभार्थी 5 किलो अनाज दे रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है डिग्निटी के साथ जीने के लिए। 5 किलो अनाज आपको दे रहा है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों के रिश्ता है और दोनों को समझना है, तो आरएसएस को समझना पड़ेगा। पीएम केयर फंड, आम लोगों के पैसे गए, कॉर्पोरेट के पैसे गए, सब गए। 23 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं है। मेरे पास कागज है, हिंदू ने रिपोर्ट छापा है। ये प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तीनों इसके ट्रस्टी हैं। हजारों करोड़ रुपए इसमें है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, नहीं है। कहता है प्राइवेट ट्रस्ट है। अरे सरकारी पैसे से चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी के नाम से ट्रस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से ट्रस्ट है।
सरकारी जितने इसमें तंत्र लगे हुए हैं, जितना government.in पे जाकर डोमेन पे देखिए लिखा हो ना पीएम केयर फंड पे, अशोक स्तंभ का इस्तेमाल हो रहा है, वेबसाइट का इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, कह रहे हैं क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट। तो प्राइवेट ट्रस्ट अपने गुजरात में जाके बनाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड क्यों बनाए? तो ये समझना बहुत जरूरी है। सबके अंदर केंद्र बिंदु में कौन है? आरएसएस की विचारधारा। असली लड़ाई उसी से है। नेता तो बदल देगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया तो उससे भी घटिया आदमी को लेकर आया। इंडिविजुअल डजंट मैटर, इसको नहीं उसको बैठा दो। हमारे तो कितने बैकवर्ड मिनिस्टर सब हैं यहाँ पर, दलित मिनिस्टर, बैकवर्ड मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर भी दलित ही है, राष्ट्रपति ट्राइब है। तो एजेंडा किसका लागू हो रहा है? संविधान का लागू हो रहा है कि मनुस्मृति का लागू हो रहा है? तो सबसे जरूरी बात है कि ये मांगने से तो साला बच्चा दूध भी नहीं मिलता है। वोट का चोट करिए, और जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं रोज कुछ ना कुछ बेच देता हुआ है। जब इनको राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, गाय बोले गाय माता है, तो मणिपुर में जाकर बोलो ना माता है, गोवा में जाकर बोलो ना, केरला में जाकर बोलो ना माता है। ये उनके लिए एक राजनीतिक पशु है। राम उनके लिए आस्था का प्रतीक नहीं, आपके लिए हो सकता है। या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी को भी खूंखार बना दिया आजकल, कार में ऐसे चिपकाया रहता है, ऐसे खूंखार ऐसे करते हो, बच्चा डर जाता है, ऐसे खूंखार बनाया हनुमान। राम जी को भी रणोदत राम तीर का, पता नहीं रोज रात भर किसको तीर मारना है। पहले बेनोवलेंट राम होते थे, परोपकारी राम का चित्र बनाया जाता था। तो राम भी इनके लिए ना धन कमाने के और राजनीति करने के उपकरण, औजार भर हैं। जो आदमी राम का पैसा, लोग कहते हैं गांव में कहते थे कि भाई भगवान पे चढ़ा हुआ मत उठाना, पाप लगता है। और यही सब जाके जो है वही चोरी करता है। भाजपा, आरएसएस, आपके जितने, मैं नहीं कह रहा पहले घी की नदी बह रही थी, थोड़ा बहुत होप था, एक आशा थी, होप था। अब मुसलमान जो है वो तो खाली कहता है भैया ऐसा है, मेरा फ्रिज मत देखना क्या खाना है, कौन सा मीट रखा हुआ है। इतना आतंक फैला दिया है ना। तो इसको हराइए, जब तक हराएंगे नहीं ना तब तक इनका निदान नहीं निकलने वाला है। शुक्रिया, जय भीम।